मित्रों, लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही है और देश के अंदर 6 दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था, वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको एक नई दिशा निरंतर देती रहती है। अटल जी ने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी और मित्रों, मैं अपने युवाओं से भी इसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि खासतौर पर देश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी नागरिकों के लिए, और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति ये मौत का फंदा होती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मूल्य और कुछ सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना ये जीना नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोक के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, कुछ मूल्य और आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी का जीवन सार्थक होता है और वही समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। संकुचित सोच एक संकुचित दायरे में हमें कैद करके रखती है और यह संकुचित सोच हमें न घर की रखती है न घाट की बनाती है। और इसीलिए विराट सोच के साथ खड़ा होने की एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए और कभी भी जीवन में हताशा और निराशा को अपने सामने नहीं पटकने देना चाहिए। इस जज्बे के साथ जब हमारा युवा साथी कार्य करेगा तो दुनिया के अंदर सब कुछ कर देगा जो अपने समय में इस देश के तमाम युवाओं ने करके दिखाया है। और मैं आज इसी आह्वान के साथ अटल जी के जन्म दिवस पर, इस सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी युवाओं को बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय को वैश्विक महामारी कोरोना को झेलते हुए देखा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह किया, पूरी दुनिया को पस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पूरी तरीके से पस्त होती भी दिखाई दी। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, हम लोग इस बात को देखते थे जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा। लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है। मोदी जी ने 7 वर्ष पहले तय कर लिया था कि हर गरीब का खाता होना चाहिए। अगर भाइयों बहनों गरीब का खाता नहीं होता
तो गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 साल पहले कर ली थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी और उसके परिणाम भी हम सबको देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। वकीलों की वजह से हम वो चुनाव जीते थे। मैं बताता हूं कैसे। 8 फरवरी को चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान करा कि किरण बेदी उनकी सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी जी से वकीलों की पुरानी दुश्मनी थी। किरण बेदी ने वकीलों पे एक बार बहुत बुरी तरह से डंडे बरसाए थे तो वकील भूले नहीं थे। तो पूरे दिल्ली के वकील इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। सारे वकील इकट्ठे हो गए, पर दिल्ली के वकीलों ने अपने सारे क्लाइंट्स को फोन करे, अपने अपने गली मोहल्ले में गए। वकील बोलते तो अच्छा ही हैं, जैसे कोर्ट में खड़े होकर इतना अच्छा बोलते हैं तो भाषण भी अच्छे देते हैं वकील सारे। तो उन्होंने शानदार तरीके से कैंपेन करा और 70 में से 67 सीट आम आदमी को दिला दी। तो ये कहा जाता है कि जिस राज्य में जिसके साथ वकील खड़े हो जाएं उस पार्टी का जीतना निश्चित होता है। को हराया भी एक वकील नहीं था। और किरण बेदी को उसकी विधानसभा में उसके हलके में हराने वाला भी आम आदमी पार्टी का एक वकील ही था। जीतने के बाद हम भी वकीलों को भूले नहीं। हमने जो जो वादे किए थे, हमने सारे वादे एक एक करके सारे वादे उनके साथ पूरे किए। वकीलों के पास सीधे सीएम का फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है वो मेरे को एसएमएस कर देता है, वो मेरे को फोन कर लेता है, उनकी एसोसिएशन वाले फोन कर लेते हैं, बार काउंसिल वाले फोन कर लेते हैं। सबसे बड़ा काम अभी हमने किया 2 साल पहले, दिल्ली के सारे वकीलों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है और उनके परिवार के लोगों का। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। और ये कोई ना कोई कुदरत का खेल था। 2 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ये स्कीम पास हुई, सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो गया। और कुछ किस्मत का खेल था कि फरवरी में कोरोना आ गया। दिसंबर तक नहीं पता था कि कोरोना आएगा, फरवरी में कोरोना आ गया। इस कोरोना के दौरान लगभग 130 वकीलों की मौत हो गई कोरोना से। बड़ा दुख की बात है। लेकिन उस स्कीम की वजह से हर परिवार को 10-10 लाख रुपए मिल गए जिनको हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया था। 130 वकीलों को 13 करोड़ रुपए लाइफ इंश्योरेंस के मिल गए। मुझे नहीं लगता पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य की सरकार ने अपने वकीलों के लिए काम किया है। फिर हमने उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। 1150 वकीलों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनको मेडिकल इंश्योरेंस का पैसे से उनको फायदा हुआ। उन्होंने अपना, उनको कुछ नहीं देना पड़ा, मेडिकल इंश्योरेंस से सारा। 1150 वकीलों को लगभग 9 करोड़ रुपए मेडिकल इंश्योरेंस से उनको फायदा हुआ। तो अभी ठंड साहब कह रहे थे जी सरकार आपकी बनेगी, आप भूल मत जाना। हम यहाँ पे 2-4 वादे करने नहीं आए। मैं भी आपसे ले लेता, हाँ जी आपकी क्या क्या डिमांड है। अच्छा, एक लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना देंगे। एक हाई कोर्ट की बेंच बनानी है, बना देंगे। आपकी इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस करनी है, कर देंगे। स्टाइपेंड देना है, दे दे। ये सब मैं कह सकता था, कह दिया। आज मैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके घर में आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो मर्जी समझ लिए, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। और आपके घर में कोई दिक्कत आएगी, आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगी, वो दिक्कत हमारी है, हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपने 3-4 प्रॉब्लम बताई हैं, ऐसा नहीं कि ये 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो सारे वकील बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और प्रॉब्लम आएंगी,
जिंदगी है कि नहीं है? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना हम हैं, सरकार आपकी है। तो आपके लिए लॉयर्स चेंबर भी बनवाएंगे। दिल्ली में भी बड़े शानदार लॉयर्स चेंबर बनवाए हैं अभी हमने। हम आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे और हाई कोर्ट के बेंच भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उस समय भी मैंने ये कहा कि जीत हमारी नहीं है, सोनिया जी की है, क्योंकि पार्टी लीडरशिप के नाम से ही जीतते हैं। अब हम शिव के मंत्र का जाप करें और शिव को ये नहीं कहें कि तूने कल्याण किया, तो हम पार्टी लीडरशिप के मंत्र का जाप करते हैं तो क्रेडिट पार्टी लीडरशिप को जाता है। और हमने उस समय भी कहा कि जो निर्णय सोनिया जी का होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में कम से कम हमारे जिंदा रहने तक यही परंपरा कायम रहे, जो वो कहें। मान आपस में खतर बचर करने के बजाय तू मैं करने के बजाय हम सीधे जो है कांग्रेस अध्यक्ष को रिक्वेस्ट करें और कांग्रेस अध्यक्ष कह दिए और सब उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। कहीं कोई बात, ये तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और कल भी इस बात को मैंने ही बाहर कहा। किसी ने ये नहीं कहा था, लीडरशिप में किसी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री हम करेंगे करके, लेकिन मैंने ही बाहर आकर के कहा। देखिए हम 2070 को दो तरीके से विश्लेषित कर सकते, एक नेगेटिव तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव यह है कि हम 70 की विधानसभा में 11 पर आ गए। पॉजिटिव यह है कि उत्तरी भारत में तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस समय मोदी जी की आंधी चल रही थी, अंधड़ चल रहा था, उस समय केवल उत्तराखंड के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना बेस वोट, जिसके आधार पर 2012 में सत्ता में आई थी, उस प्रतिशत को कायम रख पाए। हम तब भी 34% के करीब लाए थे और 2022 में भी हम 34% के करीब लाए। ये मिरेकल है। इसका मतलब है एक बड़े सेक्शन है। और ये तब हमारे साथ 34% वोट आया जब मोदी जी की प्रचंड आंधी थी और हमारी पार्टी में वर्चुअली एक स्प्लिट हो गया था। बड़े बड़े सब लोग चले गए थे दूसरी तरफ, आखिर वो भी तो अपने साथ कुछ लेकर के गए होंगे। तो वो वोटर जिसने 2017 में सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो है हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारे साथ दिया है, तो उस पर हम कितना कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अहम है कि हम उस वोटर को थैंक यू कहें, उस पर भरोसा करें और उसको साथ लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ ही कैन नॉट बी कंपेयर विद अदर्स। देखेंगे यदि कोई उपयोगी होगा तो लेंगे इस समय। लेकिन सवाल है हमारी पोल स्ट्रेटेजी में अब क्या कुछ बैठता है। यशपाल जी हमारे शरीर की जो आत्मा है उसके एक हिस्सा है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको हम इक्वेट नहीं कर सकते। इवन हरीश रावत कैन नॉट बी इक्वेटेड विद हिम। वो हमारा ट्रेडिशनल वोट है,
जिसके लिए गांधी और आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो वोट को रिप्रेजेंट करते। जो सीधे सीधे कहलवाते हो, जो उजाड़ू बल ये कह देगा कि भविष्य में उजाड़ नहीं खाएंगे और पहले उजाड़ खा करके गलती की है तो कर लेंगे, हमें क्या है भाई, कोई हरीश रावत का कुछ मेरा कुछ मेरे कोई घर का बैल चुरा करके थोड़ी ले गए। देखिए, इन 5 सालों में उत्तराखंड के स्वाभिमान को, ये आंदोलन से बना हुआ राज्य है, कोई किसी को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेसी क्यों ना हो। और ये महिलाओं के हम बलिदान से बना हुआ राज्य है। और इस राज्य को जिस तरीके से पिछले 5 साल भाजपा ने रौंदा है, 3 मुख्यमंत्री इस तरीके से लड़ा है जैसे कुछ है ही नहीं, डबल इंजन, केवल शब्दों का आडंबर, कुछ नहीं। और प्रैक्टिकल में हमने देखा, कुंभ जो हमारा स्वाभिमान था, उस कुंभ में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया, टेस्टिंग घोटाला करवा करके, कोविड के टेस्टिंग घोटाला करवा करके सारी दुनिया में हमारे ऊपर अंगुली उठ गई कि भाई ये कांग्रेस के समय में हुआ, कांग्रेस नहीं उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के कुंभ में हुआ, वो स्थितियां हैं। और हमने अपने सामने दूसरी सर्वाधिक मृत्यु दर प्रतिशत में थी उत्तराखंड में कोविड काल में। अरे निरीह मत ने दिया तुमने इन पहाड़ियों को, उन उत्तराखंडियों को। और फिर उसके बाद डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं। और उल्टा जो है, जो जन कल्याण की हमने योजनाएं बनाई वो सफेद। और आज बेरोजगारी की वृद्धि दर देश के अंदर उत्तराखंड में सर्वाधिक है, वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक प्रतिशत है। और दूसरी तरफ महंगाई का आलम यह है कि क्योंकि पहाड़ हमारा हिमालयी राज्य है, नीचे मैदानों में भी है महंगाई का असर, लेकिन ऊपर जाते जाते महंगाई और तीखी हो जा रही है। तो जो तीखापन है वो हर रसोई को, हर महिला को, हर परिवार को दंश दे रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी हमारे। हम उत्तराखंड जो है ऐसा राज्य है जिसका शिक्षा पर सारा आधार है, मैन पावर कल्टीवेशन यहीं से होता है हमारा। तो तुमने जो है शिक्षा का हमारा खेती गड़बड़ा दिया, सब बर्बादी कर दी। तो कुल मिलाकर के इतनी चीजें हैं कि मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोग इस चुनाव में भाजपा को तड़ी पार कर देंगे। आप लोगों की नैया पार होगी सर? मैंने कहा भाजपा को लोग तड़ी पार कर देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो उससे भी ज्यादा बड़ी आप कैप्टन साहब को कन्वे कर दीजिए। उन्होंने कहा शुभकामनाएं, तो मैं उनकी शुभकामनाएं लेकर के जा रहा हूं। इसका मतलब है अब भी कहीं पर वो महसूस करते हैं कि कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने गलती की। रहा मनीष का सवाल, मनीष तो हिज मास्टर वॉइस हैं। तो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में है। इस देश के करोड़ों लोग अपना पेट काट के मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा दे रहे हैं और भाजपाई और उनके अधिकारी करोड़ों रुपए का घोटाला और जमीन की जालसाजी करने में व्यस्त है। यह है वो तमाम गाटा संख्या जिसको लगभग 1500 बीघा जमीन इन्होंने खरीदी है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। रामचरितमानस के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, रामायण और आधुनिक विज्ञान दर्शन के बीच सहसंबंध का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपदाओं के बाद के मौकों पर राहत प्रदान करने के लिए, किसी भी कार्य को बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए करना परम पावन महर्षि योगी के आदर्शों और दर्शन के प्रसार के लिए, किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जो ट्रस्ट की किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए आकस्मिक सहायक हो, ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। और ये कर क्या रहे हैं? ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट कर क्या रहा है? प्रयागराज के रहने वाले रोंघई 21 बीघा जमीन आकर अयोध्या में खरीदते हैं माझा बरहटा गांव में दलितों से, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। तो रोंघई प्रयागराज से आते हैं अयोध्या, 90 के दशक में 21 बीघा जमीन खरीदते हैं अलग अलग लोगों से। और वो 21 बीघा जमीन खरीदने के बाद अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि अपनी सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देते हैं।
यह है वो दान पत्र का कागज। 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत कागज ये 21 बीघा जमीन दान कर देते हैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को। कि प्रभु श्री राम के आदर्श क्या थे? प्रभु श्री राम ने हमेशा वंचितों को अपने विचारों में, अपने कर्म में सदैव आगे रखने की बात कही। और आप वंचित समाज के लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की, दलितों की जमीन को करोड़ों रुपए में उसके नाम पे धंधा और प्लाटिंग करवा रहे हैं अयोध्या के अंदर। और इसमें कोई मामूली लोग नहीं है, इसमें वहां के कमिश्नर, वहां के डीएम, वहां के एडीएम, वहां के एसडीएम, वहां के सीओ, वहां के तमाम सीआरओ, तमाम अधिकारी और बीजेपी के विधायक और मेयर। इन पे कार्रवाई कब होगी? आप छोड़ दीजिए कि संजय सिंह ये मामला उठा रहे हैं, कम से कम करोड़ों लोगों की आस्था का तो ध्यान रखिए। क्या संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में? क्या प्रचार हो रहा है पूरी दुनिया में कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे कभी चंदा चोरी की जा रही है, कभी वहां अयोध्या के परिक्षेत्र में प्लॉटिंग करके घोटाला और भ्रष्टाचार और जमीन की जालसाजी की जा रही है। उस ट्रस्ट का नाम ही है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, यानी कि रामचरितमानस रामायण के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षिक संस्थान खोलना, धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलना, ये इनके उद्देश्यों में शामिल था। इन्होंने उसके कॉलेज बनाने के नाम पे, स्कूल बनाने के नाम पे वहां जमीनें ली और मामूली जमीन नहीं ली। ये 21 बीघा तो टीवी चैनल्स पे चल रहा है क्योंकि ये रोंघाई ने दान किया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। एक बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से ही छुआछूत के शिकार रहे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया, खूब संघर्ष किया, विदेश से 2-2 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वकालत की। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। पर क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए? मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूं।